अगर हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव कॉइल की, तो बेसिकली ये 3 तरीके की कॉइल्स आपने देखी होंगी। कुछ कॉइल आपने इस तरीके की देखी होंगी, जो कि एक सिंपल एक वायर होता है, वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे वाउंड हुआ होता है। कभी आपने कुछ कॉइल इस तरीके से देखी होगी, जो कि आपने चिप्स पे लगी होगी देखी, जनरली देखी होगी, मदरबोर्ड पे लगी देखी होगी। एंड फाइनली इस तरीके के आपने कुछ कॉइल्स देखी होंगी, ये खासकर आपने सब स्टेशंस में देखी होंगी, ठीक है? या मोटर की प्रोटेक्शन में। नाउ अगर मैं इन तीनों का नाम बताऊँ, तो पहले वाले इंडक्टर में आते हैं, सेकंड वाली चोक कॉइल के अंदर आती हैं और तीसरी जो है वो रिएक्टर के आते हैं, ठीक है? नाउ इंडक्टर, चोक कॉइल, रिएक्टर, इन तीनों में क्या अंतर है, इस पूरे लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम होती हैं, यानी कि सारी की सारी तीनों कॉइल का जो काम होता है वो इंडक्टेंस प्रोवाइड करना होता है। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक में होता है कि ये जो तीनों कॉइल्स होती हैं, यानी कि तीनों जो हम बात कर रहे हैं, चोक कॉइल, रिएक्टर, इंडक्टर की, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो डिफर होता है, वो ऑप्टिमाइज करा जाता है पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, ठीक है? तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हैं तीनों सेम ही, ठीक है? लेकिन इनका कुछ ऑपरेशन या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक डिफर है, उसको देखेंगे एक-एक करके। सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं इंडक्टर की, ठीक है? अगर हम इंडक्टर की बात करें, तो इनका काम क्या होता है? इंडक्टर आपने ऑलरेडी बहुत डिटेल में हमने चर्चा की हुई है। इनका काम होता है करंट को अपोज करना। और ऐसा ये कैसे कर पाते हैं? ऐसा करने के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस होता है फैराडे के लॉ ऑफ इंडक्शन से, ठीक है? ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ ये जो वोल्टेज होता है वो V इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी होगा, जहाँ पे डी आई बाई डी टी क्या है? चेंज इन करंट, यानी कि जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज आएगा। माइनस साइन जो लगाया गया है वो लेंज लॉ के कारण लगाया गया है, ठीक? ये सारी चीज़ें पुराना एक इंडक्टर का लेक्चर है, वहाँ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक? नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इनका इस्तेमाल करा जाता है इंडक्टेंस, किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर कहीं इंडक्टर आप लगा रहे हो, तो वो बेसिकली आपने सर्किट के अंदर इंडक्टेंस बढ़ाने का मेन पर्पस है, ठीक? और वो इंडक्टेंस कितना होता है? इंडक्टेंस यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने है, वो किस पे डिपेंड करता है? टर्न्स पे, मेनली टर्न्स पे और एरिया पे, यानी कि आपने कितनी बार कॉइल का टर्न्स किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इन तीनों में होती है टर्न्स, और यहाँ पे जो म्यू है ये कोर पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी, ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इंडक्टर का आपको काम समझ में आ गया। नाउ अगर टाइप्स की बात कर लें, तो बेसिकली इसको दो तरीके से बांटा जाता है। एक होते हैं कोर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कोर, और दूसरे होते हैं इंडस्ट्री एप्लीकेशन पे। कोर की बात कर लें तो एक आयरन कोर हमारे पास, दूसरे होते हैं एयर कोर, और तीसरे होते हैं फेराइट कोर। यानी कि अगर हम कोर के बेसिस पे बांटते हैं इंडक्टर को, तो ये 3 कोर होते हैं। सिंपल सा मतलब है, आयरन कोर का मतलब ये जो तुमने कॉइलें देख रहे हो, इसको एक फेरोमैग्नेटिक मेटल के ऊपर बांधा हुआ है। एयर कोर का मतलब ये हवा में बनी हुई है, मतलब कॉइल्स केवल हैं, अंदर कोई भी किसी भी तरीके का मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। एंड थर्ड वन इज़ द फेराइट कोर, यानी कि अब जो तुमने कॉइलें लपेटी हैं वो एक किसी फेराइट कोर पे लपेटी हैं। नाउ अब इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन आता है। अगर इंडस्ट्री एप्लीकेशन पे बात करें, यानी कि अगर हम डिवाइड करते हैं इंडक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री एप्लीकेशन, तो इसे 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है। एक होती है चोक कॉइल और दूसरे होते हैं रिएक्टर। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टर मेन है, उसके 2 टाइप हैं, एक है चोक कॉइल और एक है रिएक्टर। जो हमने पीछे 3 पिक्चरें देखी थी, उसमें इंडक्टर के ही 2 पार्ट्स होते हैं ये, ठीक है? नाउ सिंबल की बात कर लेते हैं इंडक्टर के। सिंबल सिंपल सा इस तरीके से होता है, जो आपने हर बार देखते हुए आए हो। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर जो है डायग्राम, इसका जो डायग्राम है, आपको ये सेम डायग्राम ही चोक और रिएक्टर में यूज़ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि चोक की जब हम बात करेंगे और रिएक्टर की बात करेंगे, तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम डायग्राम का इस्तेमाल करा जाएगा। इसी तरीके से एल लिखा होगा उस पे। अब बात कर लेते हैं चोक और रिएक्टर की। तो सबसे पहले अगर हम चोक कॉइल की बात करते हैं यहाँ पे, तो चोक कॉइल जो है, इसमें चोक का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है ब्लॉक करना, ठीक है? देखो नाम क्यों पड़ा चोक कॉइल, तो चोक कॉइल का मतलब होता है ब्लॉक करने वाली कॉइल। अब किसे ब्लॉक करना है? तो बेसिकली ये जो कॉइल्स होती है, एसी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की एसी को ब्लॉक कर देती हैं, जबकि डीसी को अपने अंदर से पास होने देती हैं, ठीक? आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये कैसे होता है? तो इसके लिए अगर हमारे पास, यानी कि अगर मैं चोक कॉइल एक बना रहा हूँ और उस चोक कॉइल में एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की अगर मैं एसी पास करूंगा, तो ये चोक कॉइल उस एसी के लिए ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगी ना। ओपन सर्किट का क्या मतलब हो गया? ओपन सर्किट का मतलब हो गया कि बहुत ही हाई इंपेडेंस, बहुत ही हाई इंपेडेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है? इंडक्टेंस बहुत हाई होगा, तो एक्सएल की जो वैल्यू होती है 2 पाई एफएल, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए। तो हम जो चोक कॉइल डिज़ाइन करते हैं, वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की एसी करंट को ब्लॉक करने के लिए। वहीं पे जब ये सेम एसी ब्लॉक हो गई, वहीं पे जब सेम कॉइल से हम लोग डीसी को पास करेंगे, तो ऐसे केस में ये कॉइल क्या होगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और ऐसे केस में क्या होगा? डीसी तुम्हारी पूरी ईजिली पास हो जाएगी, ठीक? तो आई होप चीज़ समझ में आ रही होगी। यानी कि ये सेम कॉइल, यानी कि जो चोक कॉइल होती हैं, वो बेसिकली उनका जो पर्पस होता है डिज़ाइनिंग का, वो इसलिए डिज़ाइन की जाती हैं
कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के एसी को ब्लॉक कर सकें, चोक कर सकें और डीसी को पास कर सकें। आई होप समझ में आ रही होगी। नाउ इनका जो मेनली इस्तेमाल होता है वो डीसी सर्किट में तरफ होता है, यानी कि ये जो चोक कॉइल्स होंगी ये आपको डीसी सर्किट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इनका इस्तेमाल जो चोक कॉइल एक और काम भी होता है फिल्टर डिज़ाइन करना, फिल्टर में भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक, अब फिल्टर में इनका क्या काम होता है? फिल्टर में इनका काम रिपल्स को दूर करना होता है। इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसी है, ठीक, इस एसी को मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे फुल वेव रेक्टिफायर से पास करवाऊंगा। जब फुल वेव रेक्टिफायर से पास कराएंगे तो हमें डीसी कुछ इस तरीके की रिपल टाइप की डीसी मिलेगी। नाउ ये जो आप देख रहे हो ना अप एंड डाउन, ये है रिपल्स। अब इन रिपल्स को दूर करने के लिए जब मैं इसे चोक कॉइल से पास करूंगा तो चोक कॉइल से पास होने के बाद हमें रिपल फ्री डीसी करंट मिलेगी, यानी कि बिल्कुल स्मूथ सा डीसी करंट मिलेगा। और ये जो काम क्यों हुआ? ये हुआ चोक कॉइल की मदद से। तो चोक कॉइल का काम जैसा कि आपने देखा हो कैपेसिटर का इस्तेमाल करा जाता है वोल्टेज के रिपल दूर करने के लिए, सिमिलरली चोक कॉइल का इस्तेमाल करा जाता है आपके करंट के रिपल्स को दूर करने के लिए। आई होप ये समझ में आ गई होगी, क्लियर होता होगा बिल्कुल, इस समय तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चोक कॉइल के अंदर एक डिले की प्रॉपर्टी होती है। ये जो करंट में जो चेंज आ रहा है इसको वो क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी की मदद से स्टोर करके उसके जो फ्लक्चुएशंस है उन्हें डिले कर देता है, और डिले करने से आपके सामने इस तरीके से उसके जो रिपल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो बेसिकली ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है एएफसी एंड दूसरे होते हैं आरएफसी। यानी कि तुम अगर मार्केट में जाके कहोगे मुझे चोक कॉइल चाहिए तो वो दो ऑप्शन देगा, एएफसी की चोक कॉइल लेनी है आपको कि आरएफसी की लेनी। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एएफसी की, तो आरएफसी की, तो आरएफसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक, जबकि एएफसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑडियो फ्रिक्वेंसी चोक। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। ऑडियो फ्रिक्वेंसी चोक का मतलब हो गया कि ये जो तुम्हारी चोक कॉइल तुम लेके आए हो ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी तक के सिग्नल जो है इनको तो चोक करेगी, इनको तो रोकेगी, लेकिन इससे नीचे पे नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा। ठीक है, मतलब ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के बारे में आप जानते हो कि 20 किलो हर्ट्ज तक के होते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो अगर आप एएफसी चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हो, यानी कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी चोक का इस्तेमाल करते हो, तो वो 20 किलो हर्ट्ज तक की एसी को ब्लॉक करेगा, बिलो 20 किलो हर्ट्ज तक की, और क्या करेगा, लेकिन डीसी सिग्नल को पास कर देगा। ठीक, आई होप जी समझ में आ रही होगी। ठीक है, ना अगर बात करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक्स की, तो इनकी खास बात क्या होती है, ये ब्लॉक करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अब, यानी कि देखो दोनों समझ में आ रहा होगा अंतर क्या है। अगर आप मार्केट से एएफसी खरीद के लाओगे तो वो केवल 20 किलो हर्ट्ज तक के नीचे के सिग्नल को ब्लॉक करेगा, लेकिन अगर आप आरएफसी खरीद के लाए हो तो वहां पे वो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर के सिग्नल को ब्लॉक करेगा। ठीक है, और डीसी को पास होने देगा। देखो अब पहली वाली अगर बात कर लें एएफसी की, तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली कोर कौन सी होगी? आयरन कोर। रीजन भी सिंपल है, क्योंकि आप 20 किलो हर्ट्ज से कम पे काम कर रहे हो तो आयरन कोर काम चला देता है हमारा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आरएफसी की, तो आरएफसी क्या होते हैं, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है, और हाई फ्रिक्वेंसी में हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आपका एयर कोर का इस्तेमाल करते हैं ना। अगर एप्लीकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो फ्रिक्वेंसी एएफसी चोक कॉइल जो होती हैं इनका इस्तेमाल ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट में होता है, क्योंकि सीधी सी बात है ऑडियो फ्रिक्वेंसी है तो जितने भी ऑडियो इक्विपमेंट होते हैं या वीडियो इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे इनसे हमें हेल्प हो जाती है और हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं आरएफसी की, तो इनका इस्तेमाल होता है कैपेसिटर इन ट्यूनिंग सर्किट्स, यानी कि कैपेसिटर जो होते हैं सॉरी, जो भी ट्यूनिंग सर्किट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग ट्यून करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एफएम हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी की जब ट्यून करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आरएफसी सिग्नल का इस्तेमाल करा जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ बात कर लेते हैं रिएक्टर्स की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका इस्तेमाल जो होता है एसी साइड में होता है, जैसे कि अभी पीछे देखा था आपने चोक कॉइल का इस्तेमाल होता है डीसी साइड में, इनका इस्तेमाल एसी साइड में होता है। और इनका जो पर्पस होता है वो बेसिकली इंडक्टेंस को प्रोवाइड करवाना जब करंट की वैल्यू राइज अप हो, यानी कि इनका जो इस्तेमाल होता है वो जो भी तुम्हारी डिवाइस है या सिस्टम है उसको हाई करंट से बचाना। ठीक है, हाई करंट से इनके बचाने का काम होता है। और ऐसा कैसे करते हैं? ऐसा ये इम्पिडेंस को अपने बढ़ा के कर देते हैं, ठीक, अपने इम्पिडेंस को इंक्रीज करके। एप्लीकेशन की बात कर लें, सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन इनका पावर सिस्टम में होता है। पावर सिस्टम के इस्तेमाल में, पावर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब भी आप स्विचिंग करते हो, यानी कि जब आप लोड को स्विच करते हो सुबह या इंडस्ट्रीज ऑन होती हैं, उस समय क्या होता है कि बहुत सारी मोटर्स का लोड एकदम से लगाया जाता है और रात में एकदम से लोड हटाया जाता है, वो भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न, कभी आपने सुना होगा कि हम लोग कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे में जब आप कैपेसिटर को स्विचिंग करते हो, कैपेसिटर हटाते हो, तो इस तरीके की जो भी स्विचिंग होती हैं, ऐसे टाइम पे क्या होता है, बहुत ही हाई वैल्यू की करंट सर्जेस बनते हैं।
ट्रांसमिशन लाइन्स में। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स में सर्जेस बनते हैं, एक रीज़न तो स्विचिंग हो गया, दूसरा रीज़न होता है फॉल्ट करंट। मान लेते हैं कहीं फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट आने पे क्या होगा, करंट की वैल्यू एकदम से राइज अप हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ही हाई करंट की वैल्यू राइज अप होगी। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, चाहे फॉल्ट आ जाए या एग्जाम्पल बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे लाइटनिंग हो गई, मान लेते हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन पे लाइटनिंग हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ही हाई सर्ज उस लाइन पे मूव करने लगेगा। सर्ज क्या होता है, बहुत ही रैपिड चेंज इन करंट होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ट्रांसमिशन लाइन जल ना जाए, ट्रांसफार्मर ना जल जाए, तो वहां पे हम लोग रिएक्टर लगाते हैं। रिएक्टर क्या करते हैं, ये जो फास्ट चेंजिंग करंट होता है, यानी कि रैपिडली चेंजिंग करंट होता है, इनको, भाई ऑब्वियस ही बात है, रैपिड चेंज को अपोज करता है इंडक्टर, मैंने आपको बताया था। तो इनका रिएक्टर का काम क्या होता है कि ये उस रैपिडली चेंज करंट को या सर्जेस को अपोज करते हैं और सिस्टम का इंपेडेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में सिस्टम को बचा ले जाते हैं, वो जो इतना हाई सर्ज आ रहा होता है उससे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। इनका इस्तेमाल नॉइस फिल्टर की तरह भी होता है। अगर आपने कभी सब स्टेशन विजिट किया हो तो वहाँ आपने देखा होगा कि इनका इस्तेमाल सिस्टम में नॉइस फिल्टर का भी होता है। कभी-कभी क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन लाइन चल रही होती है साइड में, तो हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन में कोई नॉइसेज आ जाए। नॉइस के बारे में आप जानते हो कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। तो ऐसे में जब उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी, तो ऐसे में सेम रिएक्टर जो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए नॉर्मल वर्क करेगा, पास होने देगा, वहीं पे जब हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइसेज आएंगी, तो ऐसे केस में जो रिएक्टर होगा वो तुम्हारा क्या करेगा, उनको फिल्टर आउट करेगा, उनके लिए ओपन सर्किट की तरह वर्क करने लगेगा और ऐसे केस में नॉइसेस को हटा देगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 50 हर्ट्ज के लिए ये रिएक्टर नॉर्मल काम करेगा, कोई खास रोल प्ले नहीं करेगा, एक नॉर्मल सर्किट की तरह। लेकिन जब नॉइसेज आएंगी या हाई सर्जेस आएंगे तो उनके लिए ओपन सर्किट की तरह वर्क करने लगेगा। इनका इस्तेमाल बेसिकली घरों में भी होता है, एसी ड्राइव्स को बचाने के लिए, ठीक है। आपने इस तरीके से, हम लोग क्या करते हैं, जो अगर हम बात करते हैं सिंगल मोटर की, सिंगल फेज 3 फेज मोटर, तो वहां पे कंट्रोलर से पहले लाइन रिएक्टर लगाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है कि इस मोटर को ट्रांजिएंट और हार्मोनिक से बचाना। ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं, जनरली जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो एकदम से उसके अंदर एलसी सर्किट होता है, तो वहां पे ट्रांजिएंट जन्म लेते हैं और हाई वैल्यू करंट एकदम से राइज अप होगा और फिर स्लोली स्लो डाउन होके स्टेडी स्टेट पे आएगा। तो ऐसे केस में जब करंट पीक पे पहुंचेगा तो बहुत हाई करंट होगा, तो ऐसे केस में मोटर को डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ट्रांजिएंट से बचाने के लिए हम लोग लाइन रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो जिस रैपिडली चेंज करंट को स्मूथ कर देता है, ठीक है। वहीं पे हार्मोनिक्स की बात कर लेते हैं। हार्मोनिक्स भी होते हैं जो कि मल्टीपल फ्रिक्वेंसी होती है अगेन, तो हाई फ्रिक्वेंसी के हार्मोनिक्स होते हैं, तो इनको भी रोकने का काम हमारे लाइन रिएक्टर करते हैं, यानी कि 50 हर्ट्ज को ईजिली पास कर देंगे। लेकिन जब हार्मोनिक्स आएंगे, यानी कि मल्टीपल फ्रिक्वेंसी के जब सिग्नल होंगे, तो वहां पे सर्किट जो होगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। आई होप समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इस लेक्चर को मैं कंक्लूड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको तीनों टाइप बता दिए, यानी कि अगर ओवरऑल का समरी बताऊं तो रिएक्ट जो इंडक्टर आपने पढ़ा था, इंडक्टर के अगर हम लोग इंडस्ट्री एप्लीकेशन की टाइप की बात करें तो वहां से चोक कॉइल और रिएक्टर आते हैं। तीनों ही इंडक्टर हैं, तीनों का सिंबल भी सेम है, एप्लीकेशन अलग अलग है। अगर मैं बात करता हूँ चोक कॉइल की, तो चोक का इस्तेमाल होता है डीसी साइड में, यानी डीसी को पास करने के लिए और चोक करने के लिए एसी को। लेकिन अगर रिएक्टर की बात करता हूँ तो रिएक्टर का इस्तेमाल होता है सर्किट का इंपेडेंस बढ़ाने के लिए। कब, जब सर्जेस आ जाए, यानी कि रैपिडली चेंज करंट आ जाए या नॉइस आ जाए या हार्मोनिक्स आ जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।